हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तहे दिल से स्वागत इस वजह से करता हूं क्योंकि आप सभी हमारी वीडियो देख रहे हैं और मीठा मीठा बोलना पड़ेगा तभी आप लोग वीडियो को देखेंगे। खैर चलते हैं, हम लोग आज क्या करेंगे अपनी वीडियो में यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग चला रखे थे उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में बहुत ही शानदार से शानदार क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले गूगल से चुराया हुआ एक मोटिवेशनल थॉट है आपके सामने कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। यानी कि जो बीत चुका है कल उसकी परवाह ना करते हुए, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है, अपना कोई वश नहीं है। जो हमारा आने वाला कल है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बेहद खूबसूरत बना सकते हैं, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने आज की वीडियो पर। आज का शानदार सा धमाकेदार सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये गिरता हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगाता है। पहला विकल्प कह रहा है 6, दूसरा कह रहा है 9, तीसरा कह रहा है 10 राज्यों से, या चौथा कह रहा है 11 राज्यों से। यह है आपका क्वेश्चन। जब आपका लेखपाल मेंस हुआ था 2022 में तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका छपा हुआ मिला था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगाता है। हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हुए हों, बाकी क्वेश्चन आपका यही था सेम टू सेम। तो अगर इसकी बात करेंगे भैया उत्तर प्रदेश की, तो हम सभी जानते हैं क्या, हम सभी जानते हैं जो अपना उत्तर प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल के मामले में भारत का चौथा, कौन सा, भारत का चौथा बड़ा राज्य है। और भारत की जो कुल भूभाग है उसका लगभग लगभग 7.36% ये घेरे हुए है। अब अच्छा, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। और ये कितने राज्यों से लगाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 9 हो जाएगा। 8 तो भैया आपके राज्य हैं। 8 क्या है? 8 आपके स्टेट हो जाते हैं और एक हो जाता है आपका यूटी। कौन सा हो जाता है? आपका केंद्र शासित प्रदेश, जो आपका दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो यूटी तो हो गया आपका दिल्ली, क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और अगर 8 राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया और आपका उत्तराखंड हो गया। ये 8 आपके स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी आपकी दिल्ली इसमें सम्मिलित है। तो ये कुल अगर की बात करें तो कुल आपके 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और शानदार सा आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला विकल्प कह रहा है 24 जनवरी 1950, दूसरा कह रहा है 9 नवंबर सन 2009, तीसरा कह रहा है 9 नवंबर सन 2000, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? अगर हम लोग बात करते हैं प्रारंभ में तो अपना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में ही था, लेकिन हुआ क्या, आगे चलकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा वह तारीख थी 9 नवंबर सन 2000। कौन सी? 9 नवंबर सन 2000 की तारीख थी जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो गए थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के लगभग लगभग 13 जिलों को काट करके एक अलग राज्य उत्तराखंड बना दिया गया था। और अगर बात करें कि किस क्रम का राज्य था, तो उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का, कितने नंबर का? 27 नंबर का स्टेट हो जाता है उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। और आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा मुख्य रूप से आल्हा गायन का संबंध है। ठीक, वैसे अगर देखा जाए तो पूरे अपने यूपी में आल्हा गायन होता है, लेकिन अगर विशेष क्षेत्र से हम लोग इसको जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे कि आल्हा गायन का प्रमुख रूप से क्षेत्र कौन सा है। पहला विकल्प आपका कह रहा बुंदेलखंड, दूसरा कह रहा रुहेलखंड, तीसरा कह रहा अवध, या चौथा कह रहा आपका पूर्वांचल। तो आल्हा गायन का संबंध कहाँ से हो जाता है? अगर हम लोग आल्हा की बात करें तो इसमें क्या होता है, 2 सेनापति आल्हा और उदल, जो कि चंदेल वंश के राजा परमर्द देव के सेनापति होते हैं, कि हम लोग वीर गाथा को देखते सुनते हैं।
और इनकी अगर हम लोग मृत्यु की बात करें आल्हा और ऊदल की, तो पृथ्वीराज चौहान, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध होता है, जिसमें आल्हा और ऊदल की मृत्यु हो जाती है। और आल्हा मुख्य रूप से कहाँ गाया जाता है? तो आल्हा मुख्य रूप से हो जाता है बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड का हो जाता है, यानी विकल्प नंबर पहला हमारे यहाँ सही हो जाता है ना। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, चलते हैं आगे आज के अपने चौथे क्वेश्चन पर। और आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दीन ए इलाही कौन? दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? पहला कह रहा टोडरमल, दूसरा कह रहा बीरबल, तीसरा कह रहा तानसेन, या चौथा कह रहा पृथ्वीराज चौहान। तो दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन सा था, वह आपको बताना है। दीन इलाही की अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है ये किसके कौन शुरू करता है? इसको शुरू करता है अकबर। और इसकी अगर हम लोग बात करें सॉरी, अगर इसकी बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे कौन? बीरबल। कौन से थे? बीरबल। और बीरबल ही एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और बीरबल के अगर हम लोग मूल नाम की बात करें तो बीरबल का मूल नाम हो जाता है महेश दास, और इनका जन्म झांसी के पास कालपी नामक जगह पर देखने को मिलता है। दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक नया धर्म था, जिसमें अकबर जो दीन इलाही धर्म था उसका सर्वप्रमुख या मुखिया स्वयं को मानता था, और उसी के दिशा निर्देशन पर वह कार्य किया जाता था। एकमात्र हिंदू कौन स्वीकार किया था? इसको बीरबल स्वीकार किया था। अकबर के 9 रत्नों में से प्रमुख थे बीरबल, और इन्होंने ही सर्वप्रथम दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू के रूप में देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5वां का है, क्या कह रहा है? कह रहा हुमायूं नामा की रचना किसने की? पहला कह रहा हुमायूं ने, दूसरा कह रहा अकबर ने, तीसरा कह रहा गुलबदन बेगम, या चौथा कह रहा अबुल फजल। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की, यह आपको बताना है। तो देखिए हुमायूं नामा की रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो हुमायूं नामा की रचना करती हैं कौन? गुलबदन बेगम। कौन करती हैं? गुलबदन बेगम करती हैं। और यह हुमायूं की बहन थी। किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी। और इसके नाम के संदर्भ में कहा जाता है, गुल मतलब क्या होता है? फूल। ये इतनी कोमल थी, इतनी सुंदर थी, लगती थी जैसे कोई फूल हो। खैर हम इसको देखे नहीं, उस ज़माने में हम भी नहीं थे, लेकिन जैसा सुनने को मिलता है वो यह मिलता है कि देखने में बेहद खूबसूरत थी। कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे कि जो एक आँख वाली लड़की आई थी प्रयागराज में, क्या नाम था उसका, जो भी रहा हो, जिसकी आँख बहुत खूबसूरत थी, दुनिया उसी के पीछे पागल हुई जा रही थी। तो वह उसी तरह से इसका खूबसूरत बदन था, और इसी का नाम रखा गया था गुलबदन। का नाम रखा गया था? गुलबदन इसका नाम रखा गया था। और ये गुलबदन के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। क्या लिखा गया था? हुमायूं नामा लिखा गया था गुलबदन के द्वारा। अकबर नामा की बात करें तो अबुल फजल लिखते हैं अकबरनामा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और आज का छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? करासई नदी का उद्गम होता है। पहला करा पीलीभीत, दूसरा करा हरदोई, तीसरा करा यमुनेत्री, या चौथा करा इनमें से कोई नहीं। सई नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ से होता है, यह आपको बताना है। तो अगर अगर हम लोग नदियों के उद्गम की बात करें तो नदियों का उद्गम अगर होगा तो आपको मान लीजिए आपकी गंगा नदी है, तो ये हिमालय क्रम की आपकी नदियाँ हो जाती हैं। हिमालय क्रम की हो जाएंगी, मैदानी हो जाएंगी और पठारी हो जाएंगी। तो उसमें जो आपकी सई नदी है यह मैदानी क्रम की नदी हो जाती है। और इसका जो उद्गम होता है यह होता है कहाँ से? हरदोई से। कहाँ से होता है? हरदोई के। और हरदोई में ही एक झील है, कौन सी? भिजवान झील। कौन सी? भिजवान झील। तो हरदोई के भिजवान झील से इसका उद्गम होता है। हरदोई जो जनपद है इसके बारे में एक और रोचक कहानी है कि पूर्व में नाम, कब पूर्व में नाम आप इसका देखेंगे तो इसका नाम होता है हरिद्रोही। क्या नाम हो जाता है? हरिद्रोही के नाम से जानते थे हरदोई को। और अगर पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में एक जगह फुलहर झील, यहाँ से किसकी उत्पत्ति होती है? तो यहाँ से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। तो सही नदी का उद्गम कहाँ से हो जाता है? आपका हरदोई से हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? पहला विकल्प कह रहा 10, दूसरा कह रहा 85, तीसरा कह रहा 15, या चौथा कह रहा 5। तो प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं यह आपको बताना है।
तो अगर कुल भारत में बात करें कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है, तो संपूर्ण भारत में आपकी 85 रामसर साइट हो जाती है। कितनी हो जाती हैं? 85 हो जाती हैं। रामसर समझौते की बात करें तो आपका 1971 में होता है रामसर समझौता। और अगर बात करें कि भारत की, इसमें भारत कब सम्मिलित हुआ था, तो भारत 1982 में इसमें सम्मिलित हो गया था। और जो भारत की पहली 1981 में सम्मिलित हुआ था। और भारत की जो इसमें पहली रामसर साइट सम्मिलित हुई थी वह चिल्का झील थी, और केवला देव झील इसमें जो है सम्मिलित हुई थी। अगर सबसे छोटी रामसर साइट की बात करें तो वह हो जाती है रेणुका झील। कौन सी हो जाती है? रेणुका झील हो जाती है। तो पूरे भारत में आपकी 85 देखने को मिलती हैं। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य से आपकी केवल 10 रामसर साइट देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पहला कह रहा मुरादाबाद, दूसरा कह रहा फिरोजाबाद, तीसरा कह रहा कन्नौज, चौथा कह रहा बरेली। थोड़ा जुकाम बुखार की वजह से गला बैठा हुआ है। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा? इसका सही जवाब आपका बन जाएगा मुरादाबाद। क्या बन जाएगा? मुरादाबाद बन जाएगा। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से या कांच नगरी के नाम से जानते हैं फिरोजाबाद को। कन्नौज आपका इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र का बृहद रूप से उत्पादन होता है आपके कन्नौज में। जबकि अगर बरेली की बात करें तो आपके दिया सलाई यानी कि माचिस उद्योग यहाँ पे भली भांति देखने को मिलता है। तो पीतल नगरी की बात करें तो पीतल नगरी आपकी मुरादाबाद को कहते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और कह रहा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। पहला कह रहा लखनऊ, दूसरा कह रहा प्रयागराज, तीसरा कह रहा मुगल सराय, या चौथा कह रहा कानपुर। यार्ड का मतलब कि जहाँ पे ट्रेन जाकर रुकती है वहाँ पे वॉशिंग लाइन वगैरह जो इसकी होती है उसको यार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह आपका मुगल सराय में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? मुगल सराय में देखने को मिलता है। हालांकि अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है मुगल सराय जंक्शन का। अब इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता हो मुगल सराय की जगह पे दीनदयाल उपाध्याय देखने को मिल जाए ऑप्शन में, या हो सकता हो मुगल सराय ही देखने को मिल जाए। तो सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है यह आपका मुगल सराय या दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर देखने को मिलता है। चलते हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का अपना 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा प्रदेश का नवीनतम मंडल है। पहला कह रहा शाहजहांपुर, दूसरा कह रहा अलीगढ़, तीसरा कह रहा सहारनपुर, या चौथा कह रहा आपका लखनऊ। तो प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है ये आपको बताना है। अगर हम लोग प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या आपके 75 देखने को मिलते हैं जिले, देखने को मिलते हैं 75। आपके मंडल देखने को मिलती हैं 18। कितने मंडल देखने को मिलते हैं? 18 देखने को मिलते हैं मंडल। और 17 आपके नगर निगम देखने को मिलते हैं। कितने? 17 आपके नगर निगम देखने को मिलते हैं। खैर इस समय क्या है, जो आपका महाकुंभ चल रहा है, इसमें आपका 76वां जिला बना दिया गया महाकुंभ क्षेत्र को। लेकिन वह अस्तित्व में तभी तक है जब तक आपका मेला ये चल रहा है, माघ मेला चल रहा है, कुंभ चल रहा है जब तक आपका। नहीं तो बाद में आपके फिर से 75 जिले हो जाएंगे। तो 75 जिले, 18 मंडल और 17 नगर निगम आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और 17वां नगर निगम कौन सा बना था? तो 17वां बना था नगर निगम आपका शाहजहांपुर। क्या बना था? शाहजहांपुर, सन 2018 में। और अगर वहीं हम लोग नवीनतम मंडल की बात करें, किसकी? हम लोग नवीनतम मंडल की बात करें तो नवीनतम मंडल मेरे भैया हो जाता है कौन सा? नवीनतम मंडल आपका हो जाता है अलीगढ़। कौन सा हो जाता है? नवीनतम मंडल आपका हो जाता है अलीगढ़। या यूँ कहें कि प्रदेश का 18वां मंडल, कौन सा? प्रदेश का 18वां मंडल हो जाता है आपका अलीगढ़। और यह मंडल बनाया जाता है, अलीगढ़ मंडल बनाया जाता है सन 2000 के अंतर्गत। तो सन 2000 में भैया आपका 18वां मंडल बन जाता है कौन? अलीगढ़। कौन बन जाता है? अलीगढ़ बन जाता है। इस तरह से मेरे साथियों आज हम लोग यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं हमने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।